My name is Sayon Jana and I am from कोलकाता वेस्ट बंगाल। सर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे इस साल ही करना है। पहले दिन से मॉक लगाना शुरू करो, वो भी फुल मॉक। ये प्री के लिए ब्रह्मास्त्र है बोलने से। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा और हाँ मैं आज यहाँ पर हूँ। तो एसीसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। कि आपने अपने मन को बेवकूफ़ बनाया है कि ग्रेजुएशन से जस्ट निकले हो और आपके पास में इस टाइम पे आईबीपीएस एएफओ जैसी बहुत अच्छी जॉब है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? लेकिन अफसोस एक ही है कि मेरा पापा देख के नहीं जा पाए लास्ट ईयर 2024 का मार्च में। मतलब पापा छोड़ के चले गए, तो यही एक अफसोस है कि अगर पापा देख देख के जा पाते तो ये मुझे अच्छा लगता। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। और आज हम फिर से एक न्यू स्टूडेंट को लेके आए हैं जो कि इस साल बहुत सारे एग्जाम देने के बाद में आईबीपीएस सीएफओ में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। ये हमारे स्टूडेंट ही हैं, सयन इनका नाम है, वेस्ट बंगाल से हैं। बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो ये आपको खुद से दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू सयन। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग सेलेक्टेड एज एन आईबीपीएस सीएफओ। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, आपने वो रियलाइज कर लिया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी है, या फिर आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि हमारी जो ये जनता है ये भी जान सके कि आप कहाँ से हो और कैसे आपने सिलेक्शन लिया, राइट? Thank you, sir. My name is Sayon Jana and I am from Kolkata, West Bengal. And I have completed my BSc Agriculture in 2024. And this year I have got selected in Punjab National Bank as an AFO. एंड मैंने एफओ के अलावा और भी एग्जाम दिए थे, जैसे नेशनल सीट कॉर्पोरेशन एंड देन सीडब्ल्यूसी का भी एग्जाम दिया था और एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम दिया था। तो एसबीआई क्लर्क का भी मेरा क्लियर हो गया था। मेंस नहीं दे पाया था कुछ पर्सनल इशू के लिए। और सीडब्ल्यूसी का कॉल लेटर डीवी के लिए वो मुझे कल ही मिला है। और एनएससी का तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, अब ये एग्जाम शायद होने वाला है, ओके, वो देखना पड़ेगा। चलो। तो मतलब आपने 2024 में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में ही चार एग्जाम पे हाथ डाला, और चार से ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो तीन एग्जाम जो हैं वो थोड़े से सक्सेसफुल, यू कैन से कि हाँ किसी न किसी वे में वो सक्सेसफुल हुए। सीडब्ल्यूसी की डीवी आना जिसमें कि वैकेंसीज बहुत कम थी, देन आपका आईपीएस सीएफओ में फाइनल सिलेक्शन होना, देन उसके साथ साथ में आपने एसबीआई प्री, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा यू कैन से कि अलग वे में चला जाता है, उसको भी क्रैक करना। तो व्हाट डू थिंक कि क्या एक्स फैक्टर या फिर क्या ऐसी चीज रही थी जो बाकी बच्चों में नहीं थी, जो जिसकी वजह से आपने आईपीएस सिर्फ तो क्लियर किया ही किया, लेकिन आपने साथ में एसबीआई का प्री भी किया और साथ ही साथ में आपने सीडब्ल्यूसी को भी क्रैक किया। तो क्या ऐसा एक्स फैक्टर था जो कि आपको लगता है कि आपकी तैयारी में या आप में था, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको मिला है? सर बोलने से तो सिलेबस थोड़ा बहुत तो मिलता है। जैसे प्री के बात करूँ तो एफओ में प्री में क्वांट्स रहता है, इंग्लिश रहता है और रीजनिंग रहता है। एसबीआई का भी सेम ही रहता है प्री के लिए। तो मेंस में जनरल अवेयरनेस आ जाता है। तो हाँ, उधर प्री का तो सेम ही हो गया। और सीडब्ल्यूसी में भी प्रोफेशनल नॉलेज में एग्रीकल्चर के अलावा कुछ कुछ और सब्जेक्ट रहता है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ये सब रहता है। तो वो अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। बाकी तो क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, सब सेम ही रहता है। तो सिलेबस सेम रहने से थोड़ा मदद मिल जाता है। और एक्स फैक्टर का बात करूँ तो सर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे इस साल ही करना है। तो ये अगर रहता है किसी में तो हो जाता है सर, कोई रोक नहीं ठीक है, सकता। तो मतलब बेसिकली डिटर्मिनेशन होना चाहिए। बाकी सिलेबस तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बिकॉज बेसिकली देखें अगर आप तो क्यूआरई और एग्रीकल्चर आपका आईबीपीएस सीएफओ मांगता है, वही सब्जेक्ट से बहुत सारे और जो आपके एग्जाम है वो भी मांगते हैं ना। क्यूआरई बेसिकली हर बैंकिंग एग्जाम में आ जाएगा, एग्रीकल्चर आपका सीडब्ल्यूसी एफसीआई वगैरह या फिर एनएससी जैसे एग्जाम्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनमें आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्यूआरई और एग्रीकल्चर को अच्छे से करना है, देन उसके बाद में जब एग्जाम आता जाए उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को या फिर अपने जो डेली टाइम टेबल है उसको शिफ्ट करके उन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करना है, राइट? बिल्कुल सर। एंड बेसिकली जैसे आपने बोला कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर डिटर्मिन हो कि मुझे ये एग्जाम भी क्रैक करना है, या मुझे इस तरह से अपनी जॉब को अप्रोच करना है, या मुझे इसी साल सिलेक्शन लेनी है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो रास्ता आपको मिल ही जाएगा, है ना।
तो बिल्कुल। रास्ता तो मिल ही जाएगा, मंजिल जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है ना। चलो कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली बात है, एसबीआई का प्री ही जस्ट क्लियर हुआ था, तो उसमें क्यूआरई वाला पार्ट ही है जो कि आपका प्री में आईबीपीएस एफओ में भी हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में सीडब्ल्यूसी, जिसमें एग्रीकल्चर और बाकी सब्जेक्ट्स भी आए थे। तो बेसिकली हम अप्रोच हाँ सिर्फ इतनी रखेंगे कि आईबीपीएस एफओ में क्या क्या किया, किस किस तरह से पढ़ाई करी, किस किस तरह से आपने इस चीज को क्रैक किया। बाकी सीडब्ल्यूसी वाले पार्ट पे भी थोड़ा सा टच कर लेंगे। बट हाँ, दो फोकस हमारा, मतलब सॉरी, एग्जाम पे फोकस हमारे सिर्फ दो पे रहेगा, सीडब्ल्यूसी एंड आपका एएफओ पे। तो फर्स्ट कमिंग टू एएफओ, प्रीलिम्स किस तरह से किया, देन विल गो टू द मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए सर मुझे जो लगता है मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे राकेश सर कहते रहते थे जब पहले पहले क्लास लेना शुरू किया था, तो राकेश सर का ये बात मुझे अभी भी याद है कि पहले दिन से मॉक लगाना शुरू करो, वो भी फुल मॉक। तो मैं ये बात मानने लगा, तो वो मुझे रिजल्ट दे के गया सर। जैसे इस बार सब बोल रहे हैं कि हाँ हाई कट ऑफ गया है प्री का, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं हुआ सर। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्लासेस भी करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, उसके साथ मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है सर। ये प्री के लिए ब्रह्मास्त्र है बोलने से। मॉक टेस्ट प्री बहुत के लिए तो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रैक्टिस ही ब्रह्मास्त्र है। चाहे प्रैक्टिस आप मॉक की कीजिए, चाहे प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की बिल्कुल। कीजिए, बेसिकली वही वाला पार्ट है, बिल्कुल। प्रैक्टिस करो, है ना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल। देन प्रैक्टिस करो। चलो, मे प्री का ये वाला पार्ट हो गया। मेंस का थोड़ा देखते हैं कि मेंस को आपने किस तरह से अप्रोच किया है, मेंस के लिए क्या अलग अप्रोच रखी है आपने थोड़ी सी। मेंस के लिए मैं सेकेंड ईयर से शुरू किया था, क्योंकि मेरा मतलब पहले से मैं सोच लिया था कि मुझे एमएससी नहीं करना है, बीएससी के बाद ही मुझे जॉब लेना है, और वो भी एफओ को ही टारगेट कर रहा था मैं। क्योंकि मुझे तभी तभी से मैं दीपक सर को मतलब फॉलो करता था। डिग्री कोचिंग चंडीगढ़ का यूट्यूब चैनल जो है वो मैं फॉलो करता था। तो तभी से मुझे पता चला हाँ एफओ करके एक जॉब होता है कि जो हर साल निकलता है। तो तब से ही मुझे लगा कि हाँ मुझे बीएससी के बाद ही मतलब इसके पीछे ही पढ़ना है मुझे। तो सेकेंड ईयर से ही मैं शुरू कर दिया था सर, क्योंकि फर्स्ट ईयर 2020 जो था वो कोविड का ईयर था। वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मुझे उतना मतलब बेसिक जो था जो होता है वो मेरा क्लियर नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। तो सेकेंड ईयर में मैं क्या किया, नेमराज सुंडा जी का जो बुक है और अरुण कत्तायन जी का जो बुक है वो मैं पढ़ता था। तो वो जितना हो सके मैं रिवीजन किया, और थर्ड ईयर से मैं एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का जो बुक सेट होता है वो मैं खरीद लिया था, और उसको जितना हो सके मैं रिवीजन किया। फिर फोर्थ ईयर में जाके मैं कोचिंग लिया था, जो एफओ का जो फुल कोर्स होता है एसीसी का, वो मैं ले लिया था। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, और हाँ मैं आज यहाँ पर हूँ। तो एसीसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। थैंक यू। मतलब बेसिकली आप पहले से ही एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से प्रॉपरली कनेक्टेड थे, चाहे वो फ्री कोर्सेज हों, फ्री जी सर। क्लासेस हों यूट्यूब पे, है ना, किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड थे। देन आपने बेसिक जी। बुक्स जो हैं हमारी वो पढ़ी, मतलब एग्रीकल्चर की जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ी। देन उसके बाद में आपने कोर्स एंड हमारी जो बुक्स हैं उस पर ट्रांसफर किया, है ना। तो बेसिकली आपने बहुत ज्यादा रिविजन करा है, बहुत सारी बुक्स को बहुत बार पढ़ा है ना। तो उसकी वजह से ही आपका मेंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाया, बिकॉज बेसिक कंटिन्यूस रिवीजन की वजह से आपका जो मेंस का अच्छा स्कोर है वो आ पाया, है ना। चलो, ये होगी मेंस की बात, प्री की भी बात हमने करी ली। चलो अब देखते हैं इंटरव्यू में क्या किया आपने, इंटरव्यू में किस तरह से जो आपके स्कोर हैं वो आपके रिफ्लेक्ट हुए, एंड किस तरह से आपने चेंजेस जो हैं उसमें लाए, और किस तरह से आपने तैयारी करी प्रॉपर वाली। तो इंटरव्यू का बात करें तो ये मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था। तो पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था, फिर सोचा कि कॉलेज में तो हर साल मतलब हर सेमिस्टर में इंग्लिश में ही वाइवा देते थे, तो वहाँ पे तो एक ही प्रोफेसर रहते थे। अब पैनल में चार पांच मतलब आदमी रहेंगे, तो उसमें क्या ही दिक्कत है। तो उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है, कुछ तो कर ही लूंगा। तो उसके बाद एसीसी ने जैसे हम लोगों को गाइड किया, मतलब हर एक बात को मैं फॉलो किया कि कैसे ग्रीट करना है, कैसे मतलब अप्रोच करना है कोई क्वेश्चन को, कैसे आंसर करना है। तो वो सब मैंने फॉलो किया। तो हाँ ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये। तो मुझे बेसिकली शायद इंटरव्यू में 15 मिला था सर, आउट ऑफ 20। 15, दैट्स अ गुड स्कोर। तो बेसिकली आपने इंटरव्यू में भी वही काम किया जो मतलब गाइड किया गया था, बेसिकली अप्रोच किस तरह से करना है, क्या करना है। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपने अपने मन को बेवकूफ बनाया, किस तरह से बनाया कि भाई तू ऑलरेडी वाइवा तो देता ही है,
तो देता है हाँ वाइवा, वो भी इंग्लिश में देता है। चल यहाँ पे एक टीचर था, वहां पे 5 होंगे। तो उस तरह से आपने हाँ बेवकूफ बनाया, जिससे थोड़ा सा डर कम हो गया। डर कम होने की वजह से हाँ। परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है ना। तो इस तरह की ये ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, हर एस्पिरेंट को थोड़ा सा अलग या यूनिक बनाती हैं। क्योंकि कुछ कुछ चीजें हर बंदा करता ही है, बट सारी ही चीजें फॉलो कर ले ये पॉसिबल नहीं है ना। हर एक चीज जो बच्चा बोलता है वो सारे ही फॉलो कर ले, पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ लोगों को ये चीजें फॉलो करना आसान लगती है, तो उसकी वजह से उनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। तो बेसिकली आपने भी अपने मन को थोड़ा सा उल्लू बनाया, बुद्धू बनाया, कि नहीं भाई तू करता है और तू कर लेगा अच्छे से, और तुम आपने कर भी लिया। 15 इज अ गुड स्कोर आई गेस। मेरे हिसाब से मोस्टली जो एरियाज है वहां पे 13 to 14 का स्कोर मिलना थोड़ा इजी रहता है। 15 16 ये वाला स्कोर जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से तो अच्छा स्कोर है। एंड जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह की अप्रोच रही थी, गाइडेंस तो प्रॉपरली किया ही गया था, बट उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है ये स्टूडेंट पे ही है ना। गाइडेंस सभी को मिलती है, लेकिन यूटिलाइजेशन जो है वो हम पे है। किस तरह से हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, डॉट टू डॉट करते हैं नहीं करते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। चलो सीडब्ल्यूसी का देखते हैं। सीडब्ल्यूसी के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी थी, या जस्ट जितना एएफओ के लिए पढ़ा था उतना ही किया? PWC के लिए सर मैं एग्रीकल्चर का बेसिकली कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो मेरा रेडी था। तो एक्स्ट्रा जो कुछ पढ़ना पड़ा मुझे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वो मैं एनसीईआरटी फॉलो करता था। तो बेसिकली आपने एनसीईआरटी एनसीईआरटी फॉलो फॉलो किया। करता था। जी सर, उसका जो उसको तो ऑनलाइन में पीडीएफ मिल जाता है उसका। तो उसमें अलग से बुक खरीदने का भी कोई जरूरत नहीं है। तो वो फॉलो करने से ही हो जाता है। उसका जो सिलेबस, हर कोई टॉपिक भी पढ़ना नहीं पड़ता। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दिया रहता है सिलेबस में, तो वो पढ़ने से ही हो जाता है। और ठीक है। बाकी तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो हो ही जाता है हम्म। उसमें। तो बेसिकली क्यूआरई और एग्रीकल्चर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर था, बिकॉज आप आईबीपीएस सीएफओ के लिए पढ़ रहे थे। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे वो आपने उनके ऊपर फोकस किया व्हेन द नोटिफिकेशन केम, है ना। क्योंकि ऑलरेडी आपका क्यूआरई और एग्रीकल्चर बना हुआ था, बस आपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे उनको फोकस करना है। मैं बेसिकली हर बच्चे को यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ या फिर गाइड करता हूँ कि पहले क्यूआरई और एग्रीकल्चर पे फोकस कर लो, क्योंकि क्यूआरई और एग्रीकल्चर आपका बन जाएगा तो दैट विल बी अ बेस जिसके अराउंड आप बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट करने की सोच सकते हो। बट अगर आप सोचो कि मैंने आज पढ़ना शुरू किया है और मुझे अपना एएफओ भी टारगेट करना है और आईबीपीएस पीओ भी टारगेट करना है, या फिर कोई और एग्जाम जैसे कि सीडब्ल्यूसी एफसीआई हो गया, ये भी टारगेट करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बेस नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सच। तो दोनों ही चीजों को फोकस करना टाइम टेकिंग है, इजीली नहीं किया जा सकता, एंड इफेक्टिवली तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। तो पहले क्यूआरई और एग्रीकल्चर का बेस फॉर्म कीजिए अच्छे से, एंड देन उसके बाद में ही बाकी चीजों पे शिफ्ट कीजिए। चलो, आप अभी इस टाइम पे कैसा महसूस कर रहे हैं? आई मीन ऑब्वियस सी बात है, खुश तो सारे ही होंगे, है ना, घर पे भी सभी खुश होंगे। तो जो आपका एक आपने बोला था कि जैसे आपने बोला था कि मुझे जॉब उसी टाइम पे चाहिए जब मैं ग्रेजुएशन से निकलूं, तो जैसे कि आपने अभी इस टाइम पे कर भी लिया वो, कि ग्रेजुएशन से जस्ट निकले हो और आपके पास में इस टाइम पे आईबीपीएस एएफओ जैसी बहुत अच्छी जॉब है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा मम्मी भी बहुत खुश है। लेकिन अफसोस एक ही है कि मेरा पापा देख के नहीं जा पाए लास्ट ईयर 2024 का मार्च में। मतलब पापा छोड़ के चले गए, तो यही एक अफसोस है कि अगर पापा देख देख के जा पाते तो ये मुझे अच्छा लगता। आई कैन तो अंडरस्टैंड, मतलब आई कैन रिलेट टू दिस ऑल्सो। बट क्या करें, देखिए जो चीजें हैं जैसी हैं वो वैसी ही लिखी हुई हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बस यही है कि जो हमारे पास में अवेलेबल हैं लोग, उनको हम कितने अच्छे से प्यार कर सकते हैं, कितने अच्छे से रख सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली बात है, इस टाइम पे माता पिता दोनों ही आपके मम्मी ही हैं, तो उनका ख्याल अच्छे से रखिए, उनको खुश रखिए। मेन बात यही है इस टाइम पे। थैंक यू सर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सयन कि आपने इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक किया। एंड जैसा कि आप मतलब बता रहे हो कि इमोशनल भी है आपके लिए, कि आपके फादर जो हैं वो नहीं है अभी इस टाइम पे साथ में आपके, बट स्टिल आपने जो ड्रीम सोचा था या जो सोचा था, आपने टारगेट लिया था, उसको आपने अचीव कर लिया। तो उसको अच्छे से एक तरह से फील कीजिए एंड अच्छे से उसको एंजॉय कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड माता जी को बहुत सारा प्यार, एंड ध्यान रखना अपना इस चीज में। एंड टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा मतलब इमोशनल हो सकता है इंसान, है ना, थोड़ा बहुत इमोशनल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट खुद को कंट्रोल करना है इन चीजों से, और खुद को अच्छा ही फील करवाना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, घर वालों को या सभी को कोई ना कोई लूज करता ही करता है, बट उसको किस तरह से हम हैंडल करते हैं, किस तरह से हम उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है ना। चलो, थैंक यू सो congratulations मच। once again. Congratulations once again, and thank you for guiding the students जिनको ये लगता है
कि एग्जाम जो हैं वो कुछ सालों की मेहनत के बाद में, आपकी ग्रेजुएशन के बाद में क्रैक होंगे। ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन के साथ साथ में भी पढ़ाई की जा सकती है। जैसे अभी भाई ने बताया कि उन्होंने सेकंड या थर्ड ईयर में ही अपनी जो प्रिपरेशन थी वो उसको शुरू कर लिया था। पहले फ्री कोर्सेज, सॉरी फ्री क्लासेस लेते थे, देन उसके बाद में उन्होंने बुकलेट्स वगैरह पढ़नी शुरू की, एंड देन उसके बाद में प्रॉपर कोर्स लिया, एंड देन इसके बाद में आपके ये सामने इस टाइम पे आईबीपीएस एफओ बन के बैठे हुए हैं ना। तो इस तरह से ही अप्रोच करोगे तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद भी आपका एग्जाम निकल सकता है, या फिर ये बोल सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम निकल सकता है ना। तो सारे जो गवाह सबूत आपके मद्देनजर है, आप अपना डिसीजन अच्छे से बनाइए किस तरह से आपको अपने करियर को गाइड करना है, क्योंकि दो दो एग्जाम या तीन तीन एग्जाम को क्रैक करना, वो भी एक ही बारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, इज नॉट एन इजी टास्क, है ना। तो आपके सामने इन्होंने प्रूव करके बताया कि किस तरह से सही अप्रोच लेके चलोगे तो सभी एग्जाम क्रैक हो सकते हैं, है ना। चल, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो प्लीज अपना जो क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सयन जी या फिर मैं आपका जो जो भी गाइडेंस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो देने की कोशिश करेंगे। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सयन, एंड थैंक यू फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। सर मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है श्योर 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 एसीसी को। श्योर। सर जैसे हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर पे उतना अच्छा कोचिंग नहीं है। अगर बात करूँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, दीपक सर को, पूरा एंटायर एसीसी टीम को, कि हो सके तो इधर भी कोलकाता में चाहे हो या पटना में हो या फिर भुवनेश्वर में हो, कहीं भी एक अगर ब्रांच खोल लिया जाए तो ऑफलाइन में भी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर सकेंगे, और हम लोग भी बहुत, मतलब थैंक यू हेल्पफुल थैंक यू रहेगा ये हम लोग। Thank you for this. Actually, we want to expand in India, all no. But basically the thing is कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म्स है उन पे ज्यादा चलता है सिस्टम, क्योंकि इनमें थोड़ी सी ईज है, थोड़ा सा हर एक चीज में ईज रहता है। बाकी जरूर जैसे आपने बताया, मैं सर को जरूर ये मैसेज आपका डिलीवर करूंगा, एंड जो हो सकेगा जरूर करेंगे, है ना। थैंक यू। ओके, चलो, थैंक यू सर। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज जो भी इन्होंने बताया, जो भी इन्होंने आपको समझाया, उससे कुछ ना कुछ अपनी गाइडेंस लेके कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस लाइएगा, एंड स्टिल कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।